न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जितनी सरगर्मियां चल रही हैं उसमें चौसर बीत चुकी है। हर राजनेता अपने अपने पासे फेंकने के लिए तैयार हो चुका है। इसी बीच बड़ौदा हलके में पंडित उमेश शर्मा से मिलते हैं और उनसे करवाते हैं आपकी खास बात। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं, तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या टिकट की दावेदारी मान सकते हैं आपकी? देखिए, भाजपा में मैं वरिष्ठ नेता नहीं हूँ। मैं भाजपा में एक कार्यकर्ता की तरह हूँ। और जहाँ तक दावेदारी का प्रश्न है, तो दावेदारी तो निश्चित तौर पर मैं राजनीति में मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुका हूँ। और उससे पहले मैं कांग्रेस की मैंने राजनीति की। कांग्रेस में मैं राष्ट्रीय स्तर के पदों पर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का मुकाम मेरी समझ में आया, मेरी आस्था बनी। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया कि मेरा जो लक्ष्य है वो है जन सेवा, और जन सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि बनना बहुत जरूरी है। सर, आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे और पीछे जब एमपी की टिकट के लिए दीपेंद्र हुड्डा को उठाया तो आपने टिकट की मांग की थी और उस पर टिकट ना मिलने पर आप भाजपा में शामिल हुए थे। तो आपको क्या चेंजेस मिला है कि भाजपा आपको टिकट देगी? देखिए, चेंजिंग जो मिला, देखो वो तो ये है कि राष्ट्र की भावना ऐसी थी, और राष्ट्र की भावना और राष्ट्र की मजबूती के रास्ते पे ही हम सबको चलना चाहिए। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, प्रश्न है, तो मैं अपनी जो इच्छा है चुनाव लड़ने की, वो मैं जब पार्टी में आया था तो पार्टी में मैं अपनी इच्छा जता करके आया था। ये मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और चुनाव लड़ने की जो मेरी इच्छा है वो एक व्यवस्था परिवर्तन पर काम करने की, हर राजनीतिक आदमी की, क्योंकि मैंने भी आज़ाद चुनाव लड़ा, वो बाई इलेक्शन लड़ा था आज से 12 साल पहले और 2008 में, और इत्तेफाक दोबारा फिर बाई इलेक्शन आ गया 12 साल के बाद 2020 में। बड़ौदा उपचुनाव में अगर हम देखें बड़ौदा हल्के में तो कृष्ण हुड्डा रहे हैं और कांग्रेस का ही आधिपत्य रहा है वहाँ पर, तो कितना विकास कार्य हुआ है, क्या आप बता सकते हैं इस बारे में? बड़ौदा हल्के में विकास कार्य सरकार अपने प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन बड़ौदा हल्के में विकास कार्यों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और इस लीक से हटके भी मैं बात करूं यदि, तो मेरा, अगर मेरे को ये सौभाग्य मिला सेवा करने का पार्टी के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, तो मेरा लक्ष्य है और मेरा एक नारा भी है कि मेरा गांव ही मेरा देश। यानी कि जो देश की तरक्की के लिए जो रास्ता जाता है वो गांव से होकर के ही जाता है। और हमने और सब युवाओं ने हमने मिलकर के ऐसे हमारे, हम भगवान से, पार्टियों से प्रार्थना करते हैं। मैं तो दूसरी पार्टियों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, अपनी पार्टी के अलावा भी, क्योंकि ये जन ताकत होती है। जन ताकत में कौन किसको जिता दे पता नहीं चलता। मैं अपनी पार्टी से भी, दूसरी पार्टियों से भी, कि ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करके चुनाव में उतारें जिनका सचमुच में जनता की सेवा करने का लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है कि एक तो फंडामेंटल सिस्टम के ऊपर हम आए, कि जैसे प्रजातंत्र में 3 स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ आपका मीडिया का भी माना जाता है। सर, एक चीज़ बताओ, जनता वोट देती है तो वो एक पार्टिकुलर व्यक्तित्व को देखकर देती है या पार्टी को देखकर देती है? देखो, कई बार ये भी गलती हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ऊपर का नेतृत्व भी देखो और नीचे का नेतृत्व भी देखो कि नीचे का नेतृत्व आप किसको सौंपने जा रहे हो। यानी कि आपका विधायक, आपका सांसद ऐसा हो जो सचमुच में जिसका विजन क्लियर हो कि मैंने करना क्या है, और वो करने की जरूरत है। आज का जो सिस्टम है, यानी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को हमने सुदृढ़ करने की जरूरत है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था डे बाय डे इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि स्टूडेंट बहुत कम एडमिशन लेने लगे सरकारी स्कूलों में।
तो मैं समझता हूं कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विधायकों के ऊपर जाती है। विधायक यदि फालतू की राजनीति छोड़ करके गांव में घूमना शुरू कर दें, और मेरा तो यही लक्ष्य होगा कि अगर मेरे को पार्टी मौका दे और जनता मौका दे, तो मैं इस पैटर्न को बदलूंगा कि विधायक को ढूंढते हैं ना, जैसे आज जनता, विधायक खुद जनता के बीच में जाएगा कि बिना किसी सोसेबाजी के। सर 10 साल कांग्रेस रही थी, उस वक्त ये विचार क्यों नहीं आए थे? 10 साल बहुत होते हैं जनता के सामने अपने पक्ष पर रखने। आया था ना, मैं तो बीच में लड़ लिया था 2008 में, मैं तो फिर दोबारा पार्टी में चला गया था। मैं लड़ा ना, मेरे में था विचार, तभी तो लड़ा मैं 2008 में लड़ा तो कांग्रेस का तो राज था उस वक्त, आजाद लड़ा मैं जब। ये पार्टियों में जो दल बदली होती है, चीजें देखो आप कि आज भाजपा है तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, या फिर ये होता है कि जिसका पलड़ा भारी उसी तरफ चले जाते हैं लोग। देखिए, दल बदलू वाली जो आप बात करें, ये बात जो है मैं नहीं समझता इस बात को। मैं ये समझता हूँ कि हमने जनता का प्रतिनिधि बनना है। दल बदलना कोई जुल्म नहीं है, वो अपनी आस्था और अपने समय की पुकार होती है। और सबसे बड़ा विजन है कि किस दल से आप प्रतिनिधि बनकर गए हैं, उस दल के सपनों को पूरा करें। हाँ, कहीं कहीं सब पार्टियों के विचार अपने अपने विचार होते हैं। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का जो विचारधारा है, उन्होंने राष्ट्र की मजबूती के लिए धारा 370 को हटाया है, सीए वाला मामला है, और इसके अलावा 3 तलाक का इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है। वो मुस्लिम समाज की हमारी बहनें आपकी बात वो दुआएं देंगी। आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पे। हमने जितने भी नेताओं से बात किया, खासकर भाजपा से पार्टी से, हर कोई ये 3 चीजें ही हमें बताता है। 370 बता देगा, सीए बता देगा, या फिर 3 तलाक। इसके अलावा भी कुछ बात करिए। आप चौथी चीज को पत्रकार साथी भी ढंग से पूछते नहीं है, और पूछते भी हैं तो उस उत्तर को अच्छे से प्रचारित नहीं करते। ये मैं चौथी बात आपको बता रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन, राजनीति की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए हम एक बीड़ा उठाना चाहते हैं कि जितना भी सरकारी तंत्र है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, या ग्रामीणों की एक ऐसी मांगे हैं, बेचारों के इंतकाल नहीं होते, जमीनों के बंटवारे नहीं होते, यानी कि इतने मामले हैं, बिजली की समस्याएं हैं, पानी की। सर, पिछली बार योगेश्वर दत्त को जब विधानसभा में टिकट मिली थी तो आपने उस पर ऐतराज जताया था, और इस बार भी लग रहा है कि दावेदारी में वो भी खड़े हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अपने अपनी विचारधारा है, सबका अपना अधिकार है, सब टिकट मांग रहे हैं। कोई पैराशूट से आता है, कोई छलांग लगा कर आता है, तो मैं ऐसे तो देखो, मैं ऐसी उसमें मैं बहने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मजबूत आदमी हूँ, और मैं भगवान में आस्था रखता हूँ और जनता में आस्था रखता हूँ, और मुझे निश्चित तौर पर भरोसा है कि जनता मेरा एक न एक दिन साथ देगी। और आज मैं पार्टी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे को मौका दें सेवा करने का, कि अगर मेरे को मौका मिला तो हम ईमानदारी के साथ जो है जनता की हम सेवा करके दिखाएंगे, और एक हम लीक पाड़ के दिखाएंगे कि एमएलए खुद गांव में जाएगा, दरवाजे दरवाजे पर लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है। अगर भगवान ने हमारे को मौका दिया तो हम 2-3 बड़े उद्योग लेकर के आएंगे। जैसे गुड़गांव के अंदर रेत उड़ता था, एक देवी माता का मंदिर था बस, और जैसे मारुति उद्योग वहां पर आया, उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनियां इतनी बन गई कि आज गुड़गांव जो है दिल्ली के भी पैरेलल, दिल्ली से भी ज्यादा ताकतवर है। तो इसी तरह से हम बड़ौदे हल्के में युवाओं के रोजगारों के लिए एक नए आयाम लेकर के आएंगे। सर, क्या आज भी वोट बैंक जातिवाद पे ही आधारित है? मैं जातिवाद पर वोट बैंक के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। मैं 36 बिरादरी को अपनी बिरादरी मानता हूँ। मेरी बिरादरी है 36 बिरादरी, और सभी हमारे युवा, बुजुर्ग और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हम सब के लिए। बड़ौदा हल्के में किस तरह की विकास लहर लेके आएंगे? मैंने अभी वही तो बताया था, आपको सब कुछ बता चुका हूँ। बड़ौदे हल्के में मेरा सपना है 54 गांव से सुशोभित ये बड़ौदा ग्रामीण क्षेत्र है, सारे गांव हैं। मैं ऐसा काम करूंगा
कि जो आज गांव से भगदड़ मच रही ना, गांव से भाग भाग करके बेचारे जिसका भी थोड़ी सी जेब थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए या नौकरी लग जाए, रोजगार लग जाए, वो सब शहर की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? असली बीमारी को पकड़ो, क्योंकि पीने के पानी की समस्या है। अरे नहरों का हमारा पानी, सिंचाई का पानी गांव में पीने को नहीं मिलता। गांव में आज 2-2 किलोमीटर से पाइपलाइन ला करके हम जमीन का पानी पीते हैं, और शहर में आज भी जो हमारा सिंचाई का पानी है वो शहर में पीने को मिल जाता है, गांव में नहीं मिलता। तो यानी कि हमने इसी बदलाव को करना है कि गांव में इतने बड़े बड़े घर हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं, इतने बड़ी बड़ी बैठक हैं, पशुओं के बांधने के हैं। अब कोरोना में जो लोग 200-200 किलोमीटर रहते हैं वो भी सब गांव में आकर के रुके हैं, अपने अपने गांव में। तो उमेश शर्मा का ये सपना है कि मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव ही मेरा देश। अगर गांव तरक्की करेगा तो गांव से शहर की तरफ लोग ना भागेंगे, तो एक व्यवस्था ठीक रहेगी। आज शहर के अंदर भी स्लम बस्तियां इतनी हो गई हैं कि शहर भी गांव से भी बदतर पोजीशन आ गई है। ये इसमें प्लानिंग की जरूरत है कि गांव में जो लोग रहते हैं हम उनको कम से कम बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा ये जरूर दें हम। तो गांव जब तरक्की करेगा जब ही देश तरक्की करेगा। अगर आप शहरों में अपना सारा ग्रांट, सारा पैसा लगाते रहोगे तो यानी कि 70% आबादी, 80% आबादी गांव में है आज भी। तो अगर जब तक हम गांव का ध्यान नहीं देंगे तो देश का तरक्की करना एक जो है नामुमकिन है। तो गांव की तरक्की, देश की तरक्की, तभी हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। और मुझे यकीनन है कि नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा के ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। मैं इनका इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतनी ईमानदारी से इन्होंने बहुत सारे ऐसे रास्ते बना दिए हैं कि जिस रास्तों पर हम चल करके हरियाणा के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें सेवा के इस समुद्र में मैं भी एक हाथ जोड़ करके सूर्य को जल देना चाहता हूँ कि ऐसा जो सूर्य रूपी जो प्रकाश हमारे को मिले पूरे ग्रामीण क्षेत्र को, तो उज्जवल हो जाए पूरी तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र। हमारे युवाओं की आने वाली शिक्षा की अच्छी नीतियाँ, अच्छे रोजगार के आयाम, तो हम दिन रात मेहनत करके और जो है अपने ग्रामीण भाइयों के लिए और 36 बिरादरी को एक समान समझ करके हम काम करेंगे।